हेलो एवरीवन, एग्जाम वार्ज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस में पूछे गए हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। साथ ही कुछ नए प्रश्नों को भी देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके पहले के वीडियो हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? ये बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में प्रश्न बन चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3, यानी अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। अशोक की बात करें तो अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी और कनिष्क समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। और हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन पहले शैव मतानुयायी था, परंतु चीनी यात्री ह्वेनसांग के मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महान यान शाखा को राजाश्रय दिया और बौद्ध बन गया था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें तो ये ब्राह्मण धर्म के से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? ब्राह्मण धर्म से। नेक्स्ट है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज किस स्थान पर प्राप्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हड़प्पा से यह प्राप्त हुई थी। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है ये? रावी नदी के किनारे। और अब बात करें रंगपुर की, तो ये यहाँ से चावल की मूसी मिली थी। लोथल से गोदीवाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ था? मातृ देवी की मूर्ति एवं कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यह भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में प्रश्न बन चुका है। यह 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वो दिया है। कानपुर से कौन किया था? तो नाना साहब। झांसी से लक्ष्मीबाई, ग्वालियर से तात्या टोपे, इलाहाबाद से कुंवर सिंह ने नहीं किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इलाहाबाद से किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद से। और कुंवर सिंह ने कहां से किया था? तो इन्होंने बिहार से किया था। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? पहले जान लेते हैं इनको फांसी कब दी गई थी। तो इनको फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। आप ध्यान रखिएगा, डेट भी ध्यान रखिए और ईयर भी ध्यान रखिएगा। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लॉर्ड इरविन की बात करें तो इसके कार्यकाल की 1926 से लेकर 1931 तक यह भारत का वायसराय था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इरविन के समय में और क्या हुआ था? साइमन कमीशन आया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इरविन के समय में हुआ था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन, आप ध्यान रखिए किसकी सहायता से? कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को प्रतिबंधित किया था। कब? 1930 में इसको प्रतिबंधित किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का पर भी प्रतिबंध लगाया था। कब? 1929 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और इसे प्रथम गवर्नर जनरल का किसके अनुसार बनाया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको जरूर नोट करिएगा, क्योंकि लिखूंगा मैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है। अगला है, किस काल या युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? पहले ध्यान दीजिए कि रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इंडिया की इसका गठन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और इसने अपनी रिपोर्ट 1915 में सौंपी थी। और इसके सदस्य कौन नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक इसके सदस्य नहीं थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? आप इसको ध्यान रखिए। लॉर्ड, मैं लिख दे रहा हूं, लॉर्ड इलिंगस्टन इसके सदस्य थे। कौन? लॉर्ड इलिंगस्टन इसके सदस्य थे। इनका एक नाम और मिलता है, जॉन पोइंडर डिक्सन। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नागार मोहनजोदड़ो का सबसे भवन है, बड़ा भवन। ठीक है। अगला है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। पहला उपदेश कहाँ दिया था?
तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आप इसको ध्यान रखिएगा। पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, तो जो पहला उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो जैन मुनि भद्रबाहु से लिया था। यह भी पूछा जाता है किससे लिया था? तो जैन मुनि भद्रबाहु से लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आ गया प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और आखिरी उपदेश कहाँ दिया था? तो कुशीनगर में दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अभी मैंने पीछे बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर पूछा जाए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगर पूछा जाए भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। आप इन सबको ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न बनता है। निम्न में से कौन सा संदेह स्थल पंजाब में है? देखिए, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल, ये भी 2010 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर। ये पाकिस्तान की पंजाब की बात हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान की पंजाब की बात हो रही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की पंजाब की बात करोगे तो कौन सा स्थल है? रोपड़ है। ठीक है, भारत पंजाब में। अगला प्रश्न है, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो कौन से तीर्थंकर हैं? तो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। और 23वें कौन है? यह भी पूछा जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और 24वां कौन था? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। और यह कहाँ पे हुआ? तो कराची में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह भी बिहार पुलिस 2010 में पूछा गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 24वें तीर्थंकर जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? अभी पीछे प्रश्न आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। एक और प्रश्न बनता है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह इनका प्रतीक चिन्ह था। और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वृषभ था। और पार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सर्प था। पार्श्वनाथ का जो 23वें तीर्थंकर थे उनका सर्प है। ये इन तीनों को जरूर आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंडको उपनिषद से या लिया गया। किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से या लिया गया है। और ये अथर्ववेद का है। ठीक है, अथर्ववेद का उपनिषद है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो कौन बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद या बताता है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि प्रयोग, रोग निवारण इत्यादि का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें 731 सूक्त हैं और 20 अध्याय हैं इसमें, और लगभग 6000 के करीब इसमें मंत्र हैं। ठीक है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतम ने। और चारवाक की बात करें तो चारवाक दर्शन इन्होंने दिया था। और कपिल ने कौन सा दर्शन दिया था? तो कपिल दिए थे सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन।
और जैमिनी की बात करें तो पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा किसने दिया था? तो जैमिनी। और उत्तर मीमांसा आप नोट करिएगा, उत्तर मीमांसा बादरायण। और कौन सा बचा? योग दर्शन तो पतंजलि ने दिया था। और वैशेषिक किसने दिया था? तो कणाद, जिसे उलूक, जिन्हें उलूक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, 2010 में देखिए कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम ब्लावत्स्की थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और एक नाम और नाम मिलता है कर्नल अलकाट, इनके अलावा कर्नल अलकाट भी मिलते हैं, आप इसको ध्यान रखिए, कर्नल अलकाट। ठीक है, इन्होंने 1875 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय जो भारत में इसका कब खुला था? तो 1882 में, आप इसको ध्यान रखिए, 1882 में भारत में खोला गया था। और 1889 में इसकी सदस्य बनी थी एनी बेसेंट। और 1893 में एनी बेसेंट ने इसका कार्यभार संभाला था भारत में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माया देवी नाम था गौतम बुद्ध की माँ का। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के, तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। और इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन इनके पिता का नाम था। माता का नाम माया देवी था। और इनका पालन पोषण किसने किया था? तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गणासा। ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरितम किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वघोष ने। ये कनिष्क के दरबार में थे, कनिष्क के दरबारी कब थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बात और रखिए, नागार्जुन की बात करें तो माध्यमिक सूत्र किसने दिया था? तो नागार्जुन ने। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा सवाई जयसिंह। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, जयपुर का स्थापना किसने की थी? तो राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। ये कछवाहा वंश के थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1727 में। और एक बात ध्यान रखिए, वास्तुकार कौन थे इसके? इसके वास्तुकार भी पूछा जाता है, कौन थे? तो बंगाल के वास्तुकार थे विद्याधर। ठीक है, क्या नाम था इनका? विद्याधर। और जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैशाली में बिताई थी। वैशाली के विदलिया गांव में, लिख दे रहा हूं मैं, विदलिया गांव में बिताई थी अंतिम वर्षा ऋतु। एक प्रश्न और बनता है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षु द्वारा अपराध स्वीकारोक्त समारोह, यानी जब अपराध हो जाता था उसके स्वीकार के समारोह जो होता था उसे क्या कहा जाता था? उसे पौरन कहा जाता था। पौरन कहा जाता था, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुरु ग्रंथ साहिब ये किससे संबंधित है? सिख धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तोरा संबंधित है यहूदी धर्म से। अगला प्रश्न है, जैन अवस्था के डैश के साथ जुड़ा है? किसके साथ जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसी धर्म से जुड़ा है जैन अवस्था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? तो इस आरंभिक नारा क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूभाग नहीं व्यापार। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज आए थे तो पहले सभी व्यापारी जो है व्यापारी करने आए थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे भूमि यानी कब्जा भी करने लगे और यहाँ पे शासन अपना जमा लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी। और भारत कब आए थे अंग्रेज? तो 1608 में आए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर, बुद्ध और जैन से संबंधित कई सारे प्रश्न बनते हैं क्योंकि ये बिहार से ज्यादा रिलेटेड है, मगध से, तो इसलिए वहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न है, जातक कथाओं में डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो किसका वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए, बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है जातक कथाओं में। अगला प्रश्न है, असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर जुमला। मीर जुमला औरंगजेब के अधीन पूर्वी भारत में बंगाल का सूबेदार था। कौन था? ये औरंगजेब के समय सूबेदार था बंगाल का। अगला प्रश्न है, ये 2012 में पूछा गया प्रश्न है,
अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद था नंद वंश का अंतिम सम्राट। और इसी के समय में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ये भी पूछा जाता है सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो घनानंद के समय में। और इसी को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी 322 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो मध्यम मार्ग की हिमायत करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? आप सभी को पता है, कालिदास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कालिदास की कुछ और पुस्तकों की बात करें तो ऋतु संहार, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये भी किसकी है? कालिदास की है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो किस नाम से पुकारा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनार कहा जाता था सोने के सिक्कों को, और चांदी के सिक्कों को रूपका कहा जाता था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह द्वितीय के समय में थे। और मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था 1797 में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1869 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहदत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बृहदत्त की हत्या किसने की थी? तो इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। आप इसको भी ध्यान रखिए, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला प्रश्न है, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुगल नाम से जाना जाता है, मुगल शासन। और मुगल शासन की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। बाबर ने की थी, कब की थी? भारत में 1526 ईस्वी में की थी, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक था। अशोक का पुत्र, मतलब सॉरी, बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। और बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्न में से किस नदी को पार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी को पार किया था। और किसके समय में इसने आक्रमण किया था? तो घनानंद के समय में आक्रमण किया था। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया? तो वल्लभाचार्य, इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इन्होंने एक दर्शन दिया था, उसका नाम क्या था? शुद्ध द्वैतावाद। क्या नाम था? शुद्ध अद्वैतवाद। इन्होंने इसका दर्शन दिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। आप सभी को पता है, कौटिल्य चाणक्य इनका नाम है, और अर्थशास्त्र इनकी रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? पूछ रहा है सुमेलित है। अकबर के समय में विलियम हॉकिंस नहीं आया था। कौन आया था? तो राल्फ फिच आया था अकबर के समय में। राल्फ फिच आया था 1585 में। और जहांगीर के समय में टॉमस रो और विलियम हॉकिंस आए थे। और शाहजहां के समय में ये भी गलत हो जाएगा। शाहजहां के समय में टॉमस रो नहीं आया था, जहांगीर के समय में आया था। और अब्दुल रज्जाक, ये किसके समय में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। और औरंगजेब के समय में आया, कौन आया था? मानुची आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या नाम है? इंडिका नाम है। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था ये। और ये किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। एक प्रश्न और बनता है, इंडिका में किसका वर्णन मिलता है? तो इंडिका में मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन मिलता है। ये भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। मैं पहले बता दिया था। पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगृह में। आप इसको रिवीजन करिएगा। पहला कहाँ हुआ था? तो राजगृह में। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। दूसरा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। किसके समय में? कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके समय में? अशोक के समय में। चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। और समय किसके समय में? कनिष्क के समय में। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र यानी स्थान कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज। पहले वर्धन वंश की, हर्षवर्धन वर्धन वंश से संबंधित था। पहले वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। और
राजधानी चेंज करके इसने कन्नौज किया था, किसने? हर्षवर्धन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस किस पे प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। और इसमें 15 अधिकरण है। ये भी पूछा जाता है, कितने अधिकरण है? 15 अधिकरण है और 150 करीब अध्याय है और 180 उप विभाग है इसमें। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था, अभी पीछे मैंने बताया था किसका दूत था? तो सेलुकस निकेटर का या राजदूत था। इसकी पुस्तिका कौन सी है? इंडिका है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ नाम दिया है, दूसरी तरफ उनकी पत्नियों का नाम दिया है। ये देख लीजिए, ये भी प्रश्न बनता है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में का प्रश्न है ये। देशबंधु चित्तरंजन दास, इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था वसंती देवी। और महात्मा गांधी, इनका तो जरूर पता होगा, कस्तूरबा गांधी थी। लाला लाजपत राय की पत्नी का क्या नाम था? तो राधा देवी नाम था। और मोतीलाल नेहरू का पत्नी का क्या नाम था? तो स्वरूप रानी था। आप इसको मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसके समय में मेगास्थनी भारत आया था? फिर प्रश्न आ गया, तो ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। जितने भी यात्री आए थे आप उनको जरूर ध्यान रखिएगा, किसके समय में आए थे और कब आए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खरोष्टी लिपि। और बाएं से दाएं कौन सी लिखी जाती थी? तो ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अगला प्रश्न है, 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 2012 में कांस्टेबल में बना है ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। अगर पूछा जाए प्रथम महिला, देखिए 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं इसमें। प्रथम महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। इन्होंने कब किया था? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, पहली महिला थी। अगर पहली भारतीय लगा दिया जाए तो सरोजिनी नायडू थी, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्य। आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो इस पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में प्रश्न बना था। अगला प्रश्न है, डैश मौर्य समाज की राजधानी थी। तो मौर्य समाज की राजधानी क्या थी? तो आप सभी को पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटिलपुत्र मौर्य समाज की राजधानी, मौर्य साम्राज्य की। अगला प्रश्न, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब? 322 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, रोहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हुआ था? तो किसके मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात या स्वतंत्र हुआ था। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 में, 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलूर, यानी बेलूर में। ये कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो तक्षशिला किनके बीच स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन ए, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच स्थित था। ये भी बिहार पुलिस 2014 में प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट। इनकी रचना कौन सी है? हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो किसने किया था? तो फाहयान ने किया था। फाहयान किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था, उसी के समय में। और ह्वेनसांग किसके समय में आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? तो एक बात बताइए, विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। तो किसके समय में? कर्जन के समय में आया था ये। उस समय वायसराय कौन था? कर्जन। कर्जन के कार्यकाल की बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक यह वायसराय था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। और कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ये भी बहुत बार प्रश्न बना है। अगला प्रश्न, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आप सभी को पता है, स्वदेशी आंदोलन
बंगाल विभाजन के विरोध में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय के इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को यह प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था और यह 16 अक्टूबर को प्रभावी होने वाला था। उसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और बंगाल का विभाजन किसके समय में? तो करजन के समय में। और एक प्रश्न और बनता है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हर्षवर्धन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की और रचना है रत्नावली और प्रियदर्शिका। रत्नावली और प्रियदर्शिका किसकी रचना है? तो ये हर्षवर्धन की रचना है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2014 में बन चुका है प्रश्न, फिर बनने की संभावना है ये, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1916 में हुआ था, इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आप इसको ध्यान रखिए। आप मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से अध्यक्षता आप ध्यान रखिए कि कांग्रेस की अध्यक्षता कब कब की थी। एक तो आप 1906 का ध्यान रखिए, ठीक है, 1905 का ध्यान रखिए, 1920 का ध्यान रखिए, 1925, 1917, 1930 और 1947 और 1850। इन सबको आप जरूर ध्यान रखिए कि कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आ रही है और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर कहीं गलती हो रही हो तो उसको भी आप जरूर बताएं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने उसका अपनी राजधानी क्या रखी थी? गंगैकोंड चोलपुरम। और राजेंद्र प्रथम को पंडित चोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंडित चोल भी कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांध्य निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशिष्ट मूर्ति पूजा। उसमें मूर्ति पूजा नहीं थी, बाकी मातृ देवी की उपासना होती थी, लिंग एवं योनि की पूजा होती थी, पशु पक्षी एवं नाग की पूजा होती, यानी प्रकृति की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के बारे में हम कुछ और पॉइंट्स ध्यान रखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1928 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्हें आप रिविजन करिएगा, मैं बता रहा हूं, इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है इन्हें, राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना, 1821 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन और 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। आप इन सबको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और बनता है कि राजा राम को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अकबर ने नहीं, अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु 1833 में ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुआ था। अब ये भी प्रश्न बनता है कि इसकी मृत्यु विदेश में हुई थी, तो राजा राम मोहन राय को कहाँ पे? ब्रिस्टल में हुआ था, ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज। और भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ये बीड़ा बजाता था, ठीक है, समुद्रगुप्त बीड़ा बजाता था। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 350 से लेकर 375 ईस्वी का यह गुप्त साम्राज्य का शासक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। वायसराय गवर्नर जनरल दिए हैं। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो पहले हम कार्यकाल देख लेते हैं, ठीक है, सबका उस हिसाब से व्यवस्थित कर लेंगे। वारेन हेस्टिंग्स की बात करें तो 1772 से लेकर 1785 तक ये भारत का बंगाल का क्या था? ये गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल की तो 1848 से लेकर 1856 की, ठीक। और कॉर्नवालिस की बात करें तो कॉर्नवालिस ये कब से कब था? तो 1786 से लेकर
1793 में, और ये एक बार और बना था 1805 में भी आया था ये। और लॉर्ड विलेजी की बात करें तो 1798 से लेकर 1805 तक। अब देख लेते हैं कौन सबसे पहले था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी पहले लॉर्ड हेस्टिंग, उसके बाद फोर्थ लॉर्ड कार्नवालिस, उसके बाद 3 लॉर्ड विलेजली, और उसके बाद लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल चली थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग में किया करता था। प्रत्येक 5 वर्ष में एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोच परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता था? महामोच परिषद कहा जाता था, और ये प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित होता था प्रयाग में। अगला प्रश्न है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? अभी पीछे मैंने बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाणभट्ट ने लिखी थी। क्या नाम है उसका? हर्षचरित। अगला प्रश्न है, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? तो ये घनानंद को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये नंद वंश का अंतिम संस्थापक था। और नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्मनंद ने। ये कांस्टेबल 2014 में पूछा जा चुका है प्रश्न। अगला प्रश्न है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? अभी पीछे मैंने बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज। पहले क्या थी? थानेश्वर थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है, कितनी बार आ चुका है प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, 2017 में प्रश्न बना था ये, किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ावादक के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। क्या बजाता था? बीड़ा बजाता था। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्नों को करा रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा वीडियो तो जाके चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो किसके परिणाम स्वरूप? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हूण आक्रमण के द्वारा क्या हुआ था? गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था, ऐसा माना जाता है। और हूण आक्रमण कब हुआ था? तो स्कंद गुप्त के समय में। कब हुआ था? स्कंद गुप्त के समय में। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि स्कंद गुप्त के समय में हुआ था? तो भीतरी स्तंभ लेख में। किसमें? भीतरी स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिला था। और बात करते हैं, प्रथम हूण आक्रमण कुशनबाज के नेतृत्व में उसका स्कंद गुप्त के समय में हुआ था। किसके समय में? स्कंद गुप्त के समय में। और किसके नेतृत्व में? कुशनबाज के नेतृत्व में। और जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जितना मैंने बताया ये सब ध्यान रखिए आप। अगला प्रश्न है, 2018 में प्रश्न बन चुका है ये। अगला प्रश्न है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? अभी पीछे मैंने बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल जो था पाल वंश का पहला राजा था, और ये संस्थापक भी था। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, 2018 में पुलिस कांस्टेबल एंड फायरमैन में प्रश्न बना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट ने। एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी। किसने की थी? दंती दुर्ग ने। और इसने अपनी राजधानी मानखेत बनाया था, मानखेत को राजधानी बनाया था, ये भी प्रश्न बनता है। और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने निर्माण कराया था, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? अभी पीछे मैंने बताया, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कब किया था? 1929 में किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। अगला प्रश्न है, पंचतत्व नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। आप इसमें विष्णु गुप्त मत लगाइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता। और दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, पाणिन संस्कृत के प्रसिद्ध थे, तो क्या थे? तो व्याकरणाचार्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनकी रचना क्या कौन सी है जो व्याकरण संबंधित? अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी, आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? ये भी 2018 में प्रश्न बन चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था? ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंसन ने किया था। 1785 में श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? किसकी उपाधि थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिहिर भोज की। मिहिर भोज के कार्यकाल की बात करें तो 836 से लेकर 800
385 तक, ठीक है। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। और वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चोल नहीं थे। कौन कौन थे? प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा थे। और अंतिम रूप से विजय किसकी हुई थी? तो प्रतिहारों की विजय हुई थी अंतिम रूप से। अगला प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, एक मिनट रुक जाइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, संगठित स्थानीय स्वशासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चोल से संबंधित है। स्वशासन, स्थानीय स्वशासन किससे संबंधित है? चोल साम्राज्य से। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? आप सभी को पता है, ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसी समय में फाहयान आया था, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, महान प्रतिहार राजा था। महान प्रतिहार राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो 2018 में प्रश्न बन चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसने किया था? तो अकबर ने किया था। अकबर की बात करें तो कार्यकाल की 1556 से लेकर 1605 तक यह मुगल साम्राज्य का शासक था। और अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। और 1582 में, आप इसको ध्यान रखिए, 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। और अकबर ने सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था और तीर्थ यात्रा कर पे भी प्रतिबंध लगाया था अकबर ने। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में यह स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मगध का शासक नहीं था? कौन मगध का शासक? शिशुनाग था, बिंदुसार था, घननंद था, तो कनिष्क नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क, या जो है कुषाण वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमदेव प्रथम ने। सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था महमूद गजनी ने? 1025 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो सर्वाधिक मनसबदार किसके काल में थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के समय में सर्वाधिक मनसबदार थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब से कब? 1236 से लेकर 1240। ये दिल्ली सल्तनत की शासिका थी और इल्तुतमिश की बेटी थी ये। अगला प्रश्न है, सारनाथ का लायन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक से संबंधित है ये। अशोक के बारे में बात करें तो इसके कार्यकाल की 273 ईसा पूर्व से 332 ईसा पूर्व, ठीक है, 273 से 332 ईसा पूर्व ये मौर्य वंश का शासक था। और ये किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का पुत्र था। और अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। एक प्रश्न और बनता है कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आप इसको ध्यान रखिए, अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न बनता है। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।